अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर रफीक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स का जो पेपर 2026 में आज के दिन अभी कुछ देर पहले जो है बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं। तो क्या एमसीक्यूज करके आए हैं, क्या उनके आंसर्स हैं, कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया है, तो ये एम्बिग्विटीज उनके जहन में होगी। वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या सॉल्व किया है। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे वो 20 एमसीक्यूज जो आज के पेपर में आए हैं। तो चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज पे। आसान पेपर था। तो सबसे पहले है जी, यूजिंग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूला टू एवेल्युएट साइन 60 साइन 30। अब यहां पर उसने आपको डिसीव करने की कोशिश की है कि आप जाएंगे पहले इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। नहीं करेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिहाजा यही इसका आंसर बनेगा। तो साइन 60 किसके इक्वल होता है? आपको पता है जी, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। और साइन 30 किसके इक्वल होता है? साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के इक्वल। लिहाजा आपका जो आंसर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 3/4। तो इंतहाई आसान सा क्वेश्चन था। बकाया रह गए 99 मार्क्स, तो उनकी भी डिस्कशन अभी करेंगे। तो चलते हैं जी, पहला सवाल आपका हो गया स्क्वायर रूट 3/4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट है जी कि पीरियड बताना है आपने tan 5x/7 का। अब मैंने आपको एक टोटका बताया हुआ है कि पीरियड कैसे निकालते हैं, नहीं भी पता तो दोबारा से सुन लो। अब पीरियड निकालने के लिए आपने एक टोटका यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एमसीक्यू नहीं आता है फेडरल बोर्ड में और आया भी है। अब पीरियड निकालने के लिए आपने देखना है कि इसका ओरिजिनल पीरियड tan का क्या है। tan का ओरिजिनल पीरियड होता है पाई, तो लिहाजा पाई इसका ओरिजिनल पीरियड आ गया। और डिवाइड करवा देना है आपने x के कोएफिशिएंट से। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 5/7। तो 5/7 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7π/5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7π/5 आ गया इसका आंसर। इंतहाई आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द फंक्शन इज पीरियोडिक। फंक्शन कब पीरियोडिक होता है? जब उसका टाइम पीरियड ऐड करने से उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है जी, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम पीरियड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो लिहाजा इसका आंसर क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम पीरियड। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन आती है, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो लिहाजा वहां पर थीटा एज ए टाइम पीरियड इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर आपने टी को एज ए टाइम पीरियड इस्तेमाल किया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रेंज निकालनी है। ये एक नया सवाल था, ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो अल्फा ऑप्शन लगा के आए होंगे। बैड, आई एम फीलिंग बैड फॉर देम। लेकिन इसका आंसर क्या बनता है वो देखते हैं। अब ये भी 9.1 का ही क्वेश्चन है जिसमें आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले निकालते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? ए प्लस बी मॉड ए प्लस बी। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है? ए माइनस बी मॉड, तो ए माइनस बी। अब अगर इनको जोड़ दिया जाए, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो रेंज होती क्या है? मिनिमम से मैक्सिमम तक को ही तो रेंज लिखते हैं। अब मैथमेटिकली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। लिहाजा इसका आंसर क्या बन जाएगा? बीटा आंसर आ जाएगा जी इसका। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है जी आपके पास? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे। तो अब आप संडे को कैसे अरेंज कर सकते हैं? संडे में कितने वर्ड्स आ रहे हैं? अब अल्फाबेट्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड्स आ रहे हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो उसने कहा है कि इस तरह के और कितने नंबर्स बना सकते हो? तो संडे के अंदर है 6, तो 6 का फिक्टोरियल ले लो या 6p6 ले लो कैलकुलेटर से। तो 6 का फिक्टोरियल बच्चों क्या आ जाता है? 6p6 अगर हम करते हैं या 6 फिक्टोरियल लेते हैं तो वो आ जाता है 720। तो आपके पास ये आंसर आ जाता है
कैलकुलेटर की मदद से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 126 का फैक्टोरियल 720। ठीक है, आगे भी बताऊं, 7 का फैक्टोरियल 5040, 8 का फैक्टोरियल 40320, 9 का फैक्टोरियल 36, 28, 80 और 10 का फैक्टोरियल 36, 28, 800। ठीक है, तो ये 10 तक फैक्टोरियल आपको याद होने चाहिए। लिहाजा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है जी, अब क्या है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 8 प्लेयर्स फ्रॉम 12 प्लेयर्स। अब यहां पर आपने सिलेक्शन करनी है। जब भी वर्ड आ जाए सिलेक्शन का तो आपने क्या यूज करना है, यू विल यूज कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 12C8। सिंपली आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 495। हम करके देखते हैं तो कितना आंसर आता है वो देखते हैं। 12C8 तो आंसर आ जाएगा जी आपके पास 495 इसका आंसर आ जाएगा। लिहाजा ये आ जाएगा जी 495। अब आगे चलते हैं तो आगे क्या है जी, आगे है आपके पास के फैक्टराइज करना है आपने z² प्लस 289 को। तो आपको पता है 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। चेक कर लेते हैं, 289 17 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी, -17 -289 लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसको माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो z का स्क्वायर आ गया माइनस। अब -1 इंटू 17 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो अब क्या बनेगा, z का स्क्वायर माइनस -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के 17 का स्क्वायर। तो लिहाजा ये आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 7 प्लस 17 आयोटा z प्लस 17 आयोटा इंटू z माइनस 17 आयोटा। ले जी, आपके पास ये वाला आंसर भी आ गया। अब आगे चलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट जो है उसको निकालने के लिए क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वैसे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। और आसान सवाल दिया हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो y यहां पर क्या है, y है आयोटा के साथ वाला एलिमेंट, वो क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, तो tan इनवर्स क्या आएगा, tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 बेटा क्या होता है, वो tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इससे निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा, क्योंकि tan की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 किस पे होती है, शिफ्ट tan इनवर्स निकाल के भी देख लेते हैं 1 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, तो आंसर क्या बनता है, आंसर आता है जी 30 डिग्री, यानी 30 क्या आ गया, पाई बाय 6 आ गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है जी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका रैंक क्या आएगा, ये दी हुई है एक्लॉन फॉर्म में। कैसे एक्लॉन फॉर्म में, जरा गौर से देखिए, 1 के नीचे 0, 0 के आगे 1, 1 के नीचे 0। ठीक है जी, तो ये बन गई एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म में आ जाए अगर मैट्रिक्स तो उसका रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज कितनी है, एक ये है एक ये है, तो रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है जी, क्योंकि थर्ड रो पूरी की पूरी क्या है, 0 है। अब चलते हैं जी, कंसिस्टेंट सिस्टम मस्ट हैव। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो सिस्टम होते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का नो सॉल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट सिस्टम में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो लिहाजा कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। और अगर यहीं पे इनकंसिस्टेंट आ जाए तो इनकंसिस्टेंट का क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट लास्ट टाइम सेकंड एनुअल का जो इंप्रूवमेंट का पेपर था उसमें आया हुआ था। ठीक है जी, तो लिहाजा यहां पर इसके 10 एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं। अगले 10 पे चलते हैं, ठीक है, और उनको भी सॉल्व करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट, चलें स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक जो एमसीक्यूज हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। अब 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 11 क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। इंतहाई आसान सवाल, वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, उसके बाद है HP डिक्रीजेस व्हेन AP। अब ये अच्छा सवाल है, कैसे, अब देखिए HP है फॉर एग्जांपल आपके पास ये
फॉर एग्जाम्पल ये है 2, 4, 6, 8, 10, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। अब इसको जरा रेसिप्रोकल करें, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। तो जितना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म बड़ी होती जाएगी एचपी उतना छोटू होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। एट द एंड उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लिहाजा इसमें राइट आंसर ये है कि एपी जब इंक्रीज करता है तो एचपी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लिहाजा यहां पर इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीजेस। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे है जी बायनोमियल एक्सपेंशन यूजेस फैक्टराइजेशन, डिवीजन, रूट्स नहीं। 7.2 एक्सरसाइज में जो पहला ही सवाल है उसमें वो कहता है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, पास्कल ट्राइंगल। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, इन मैथमेटिकल इंडक्शन एज्यूम ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जब हम इसको पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू पुट करते हैं, फिर n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करते हैं, ठीक है, और एज्यूम करके k+1 के लिए प्रूव करते हैं, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, इसमें करेंगे ये कि n इज इक्वल टू k के लिए जो प्रोसेस है उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, मफरूजा यानी उसको एज्यूम करते हैं। लिहाजा जी आंसर क्या आ जाएगा, हाइपोथेसिस। ठीक है, और फिर k+1 के लिए इसको हम साबित करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है जी, सही हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है जी, इन पॉलिनोमियल डिवीजन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। अब डिग्री ऑफ रिमाइंडर याद रख लें हमेशा डिवाइजर से कम आती है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो फिर वो उसका क्या हो जाता है, डिवाइजर फैक्टर आ जाता है। लिहाजा आपके पास जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो डिवाइजर से लेस होती है। कुछ बच्चों ने इसमें इक्वल लिखा होगा तो उनके लिए आई एम फीलिंग दैट फॉर देम। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन डिवाइजर। उसके बाद आगे चलते हैं, इफ x-2 इज फैक्टर ऑफ f of x then f of 2 इज। अगर x-2 इसका फैक्टर है तो अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जब फैक्टर है तो 2 पुट करने पे क्या होगा, वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। लिहाजा उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसकी मिसाल कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है f of x इज इक्वल टू x² - 5x + 6। ठीक है, और इसके फैक्टर्स में आपको पता है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, अब जरा इसमें मैं 2 पुट करता हूं, f of 2 पुट करता हूं। f of 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 5 × 2 + 6 कितना आ जाएगा, 0 आ गया। तो इट मींस दैट कि अगर कोई चीज फैक्टर है तो f of x को क्या कर देगी, 0 कर देगी। लिहाजा इसका आंसर क्या बनेगा, 0। आगे चलते हैं जी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। क्योंकि जब पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी ये है वेक्टर और एक ये है वेक्टर, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है जी, तो cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। परपेंडिकुलर के केस में cos 90 बनता है, तो उसमें ये 0 जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं तो एंगल 180 बनता है, तो एंगल 180 बनेगा तो फिर क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। लिहाजा मैक्सिमम जब पैरेलल होंगे तब ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। क्योंकि देखो ना, A.B क्या आएगा, AB cos ऑफ 0 डिग्री, तो A भी आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगला सवाल फिर से है वेक्टर से कि इफ वेक्टर दिया हुआ है u और v। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। तो ये सारे सवाल मैंने बच्चों को बताए हुए थे वही आए हैं। इसको हम जो है फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल के जो पेपर्स थे उनको सॉल्व करवाया था। जब मैंने बच्चों को बताया था कि यही आना जे कर लेना, और 95% पेपर उसमें से आया है। ठीक है, और 5% का तो आप रिलैक्सेशन मुझे दे ही सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम चलेंगे आगे। आगे क्या है जी, आपके पास 18 क्वेश्चन क्या है जी, u.v। तो 2 × -2 + 3 × 0 + -4 × -1, तो आंसर क्या आएगा, -4 और +4। ठीक है ना, ये तो 0 हो गया, -4 + 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ले, इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। 3 वेक्टर्स PQR आर कोप्लेनर इफ, कब होते हैं कोप्लेनर, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। लिहाजा ये 3.4 में से मैंने बताया था कि काम आएगा, तो वो आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी, cos A - B cos अल्फा - बीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों cos फिर प्लस और फिर दोनों साइन, दोनों cos
फिर प्लस और फिर दोनों साइन, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर ये आपका जो एमसीक्यू वाला पेपर है उसको हम क्रैक कर चुके हैं। इंतहाई आसान पेपर था, इक्का दुक्का एमसीक्यूज थे, ठीक है। वो हर पेपर में आपको बेटा नजर आएंगे, तो थोड़ा सा तो टेक्निकल उन्होंने बनाया ना है, इतना हलवा भी नहीं देंगे लिहाजा, लेकिन पेपर आसान था कंपैरेटिवली पिछले साल की निस्बत, ठीक है। तो अगर पेपर अच्छा लगे तो आपने कमेंट जरूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मैं आपसे शेयर कुछ ना कुछ मटेरियल करूंगा। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।